वेलकम टू इंग्लिश इजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उन 8 कॉमन मिस्टेक्स का जिक्र करेंगे जो ऐसे राइटिंग में आपके मार्क्स लूज़ करने का सबब बनती हैं। इस वीडियो को गौर से और पूरा देखिए। उसके बाद अपने लिखे हुए ऐसे को चेक कीजिए कि कहीं आपके लिखे हुए ऐसे में भी ये मिस्टेक्स मौजूद तो नहीं हैं। इन्हें समझने की कोशिश कीजिए और अपनी टिप्स पर याद कर लीजिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए अपना ऐसे कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद इन टिप्स को अपने जहन में रख के उस पूरे ऐसे का जायज़ा लीजिए और अगर इनमें से कोई मिस्टेक वहाँ मौजूद है तो उसे दूर कीजिए ताकि आपके मार्क्स का लॉस ना हो। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ ऑफ द ऐसे की। आप मैट्रिक के पेपर दें, आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या किसी और लेवल के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ऐसे लिखने के लिए वर्ड्स की एक ख़ास लिमिट दी जाती है। अपने ऐसे को उस लिमिट के अंदर अंदर मुकम्मल कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ क्वालिटी टू से समथिंग इन द गिवन टाइम और गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स। जितना वक्त आपको दिया गया हो उस वक्त के अंदर अंदर अपनी बात मुकम्मल कर लेना, या अगर वर्ड्स की तादाद दी गई है तो उस तादाद के अंदर, उस लिमिट के अंदर अंदर अपनी बात मुकम्मल कर लेना भी एक महारत होती है, एक स्किल होता है। मुख्तलिफ़ ग्रेड्स के लिए ये तादाद मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे मैट्रिक के लिए राइट एन ऐसे ऑफ 150 टू 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। दिए हुए टॉपिक्स में से किसी एक पे 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान ऐसे लिखना होता है। इंटरमीडिएट लेवल पर यह क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है, राइट एन ऐसे ऑफ 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इट ऑल्सो कैरीज 15 मार्क्स। ये भी इंटरमीडिएट लेवल पर भी ऐसे 15 मार्क्स का होता है, लेकिन वर्ड्स की लिमिट 300 to 400 होती है। यानी वर्ड्स की तादाद कम से कम 300 तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन 400 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी 400 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 300 और 400 के दरमियान वर्ड्स की तादाद रखते हुए आपने ऐसे मुकम्मल करना होता है। इसी तरह ग्रेजुएशन लेवल पे पंजाब यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश का पेपर लेती है, उसमें ऐसे के क्वेश्चन में वर्ड्स की तादाद 300 to 350 वर्ड्स रिक्वायर्ड होती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से और मुख्तलिफ बोर्ड्स के लिहाज से हर ग्रेड में मार्क्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, वर्ड्स की तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि वर्ड्स की जो गिवन लिमिट है, आपने उस लिमिट के अंदर अंदर अपना ऐसे कंप्लीट करना होता है। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कोटेशंस की। याद रखिए कि कोटेशंस आर नॉट द शो पीसेस। कोटेशंस कोई शो पीस नहीं होते। स्टूडेंट्स आमतौर पे क्या करते हैं, एक कोटेशन उठाई, शुरू में लगा दी, एक पैराग्राफ लिखा, दूसरी कोटेशन वहाँ फिट कर दी, तीसरी आगे कर दी और एक आखिर में जाके कर दी। तो इस तरह 4, 5, 6 कोटेशंस सेट कर देते हैं। कोटेशंस कोई शो पीस नहीं होते कि आप उठा के और उसे जहां मर्जी सेट कर देते हैं। कोट करना मतलब ये है कि आपके ख्याल को, आपके ओपिनियन को, जो कुछ आप ऐसे में कह रहे हैं, आपके उस थॉट को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर किसी मशहूर शख्स के अल्फाज मौजूद हैं तो आप उनका हवाला देते हैं, वो होती है कोटेशंस। तो कोटेशन का असल मकसद होता है कि आपके ओपिनियन को या आपके थॉट को वो सपोर्ट करती हैं, सपोर्टिव होती हैं और स्ट्रेंथन करती हैं। जबकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता और वो बस शो पीसीस की तरह कोटेशंस को उठा के और ऐसे में मुख्तलिफ जगहों पर सेट कर देते हैं। तो आइंदा आपने ऐसे लिखते हुए और ऐसे में कोटेशंस लिखते हुए ये जहन में रखना है कि जो बात आप कह रहे हैं उस कोटेशन का ताल्लुक उससे होना चाहिए और उससे जो फ्लुएंसी है आपके ऐसे की, आपके थॉट की, वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए और मौजू जगह पर आना चाहिए और मौजू तरीके से आना चाहिए। आप अपना थॉट बयान करके और आप कहते हैं एज सो एंड सो पर्सन सेड, और उसके बाद आप उसके अल्फाज वहाँ पे कोट कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने ऐसे अभी मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर नहीं किया होता, जबकि वो कोटेशंस तलाश करने के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा मशवरा ये है स्टूडेंट्स कि पहले आप अपना ऐसे अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। जब आपका ऐसे प्रिपेयर हो जाए तब आप कोटेशंस तलाश कीजिए और मौके की मुनासबत से उन कोटेशंस को सेट कीजिए। नेक्स्ट और बहुत अहम पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब में
वर्ब को सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। इसमें जो दो मेन मिस्टेक्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन, सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होना चाहिए। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब यूज्ड विद इट मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। मिसाल के तौर पर देखिए, ग्रेप्स प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब आर वो भी प्लूरल है, ग्रेप्स आर सोर। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, है तो ग्रेप्स लेकिन उसके पीछे अब बंच है, बात हो रही है अब बंच की और बंच सिंगुलर है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स इज सोर। अब क्योंकि अब बंच की बात हुई इसलिए उसके साथ वर्ब इज सिंगुलर इस्तेमाल हुआ। शीप वर ग्रेजिंग इन द मीडो, शीप क्योंकि प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आया वर। लेकिन अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द मीडो, इसमें अब अ फ्लॉक ऑफ शीप ये पूरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, इसलिए इसके साथ वर नहीं आया बल्कि वॉज आया। तो आपने भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का ख्याल रखना है और उसके मुताबिक ही वर्ब एडजस्ट करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से जो दूसरा पॉइंट है और ये मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा होती हैं वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर की पहचान ना होना और ये पता ना होना कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमने मंदरजा झेल 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ये कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना ज़रूरी होता है, वो ना भूलिए। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हैव इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि हैज इस्तेमाल होगा। और तीसरा पॉइंट जिसका ताल्लुक थर्ड पर्सन सिंगुलर से है वो है डू और डज का इस्तेमाल। इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर इट विल बी फॉलोड बाय डज, उसके बाद डू नहीं आएगा। मिसालें आप देख सकते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैन हैज स्टेप्ड ऑन द मून। इसी तरह ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज आएगा। ही डज नॉट लाइक स्टैम्प कलेक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटलाइजेशन का कि कहाँ कहाँ हमने किस वर्ड को कैपिटल लेटर से शुरू करना होता है। तो पहली बात तो याद रखिए कि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, उसके शुरू में वर्ड कोई भी आ रहा हो। इस तरह भी याद रखिए कि फुल स्टॉप के बाद, क्योंकि नया सेंटेंस शुरू होता है इसलिए फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल लेटर ही आता है। और पॉइंट नंबर 2 कैपिटलाइजेशन के बारे में कि प्रॉपर नाउन का जब भी आप जिक्र करते हैं तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। और तीसरा और अहम पॉइंट ये है कि आई, जिसका मतलब मैं होता है, आई, मैं के लिए जो आई इस्तेमाल होता है, तो आई मैं वाला हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। उसके बाद यूज ऑफ आर्टिकल्स की बात है, ए, एन एंड द। ए एंड एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। याद रखिए कि जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर हो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल ज़रूर आता है। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में फ़र्क ये है कि ए और एन जब किसी चीज़ को जनरलाइज करना हो, आम चीज़ की बात कर रहे हों, उस वक्त ए और एन आता है, और जब आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तो उससे पहले हम दा लगाते हैं। और जब किसी ऐसे में या स्टोरी में हम शुरू में किसी चीज़ का तारुफ करवाते हैं, मिसाल के तौर पे कोविड-19 इज़ अ पैंडेमिक डिजीज़, तो इसमें देखिए डिजीज़ के साथ मैंने आ लगाया है क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन जब आप एक दफ़ा एक चीज़ को किसी ऐसे में या स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसके बाद जब भी उसका जिक्र आएगा उस पूरी स्टोरी या ऐसे में, तो उससे पहले आप दा लगाएंगे। द डिजीज़ ब्रोक आउट फर्स्ट इन अ सिटी ऑफ चाइना। जब सेकंड सेंटेंस आया तो डिजीज के साथ मैंने दा लगाया है। नेक्स्ट मिस्टेक आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है एंड दैट इज पुटिंग एपोस्ट्रोफी एस फॉर मेकिंग प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं होती। प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस आता है, एपोस्ट्रोफी नहीं आता। फर्स्ट वन देखिए, द प्लेयर्स ऑफ माई टीम। अब यहाँ पे प्लेयर्स प्लूरल बनाया गया है और ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा दिया, ये गलत है। इसी तरह द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड से मुराद यहाँ पे प्लूरल है, बर्ड्स। प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, ये गलत है, जबकि एपोस्ट्रोफी एस लगाने का मकसद होता है टू शो पोजेशन, मिल्कियत जाहिर करना। जैसे सेंटेंस नंबर 3, साराज रूम वॉज नॉट क्लीन, सारा का कमरा, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है। नंबर 4 में देखिए, डिस्क्राइब मौलवीज अपीयरेंस,
मौलवी के साथ जो अपोस्ट्रोफी एस है वो पोजेशन शो करने के लिए है, मौलवीज अपीयरेंस, मौलवी की अपीयरेंस। नंबर 1 और 2 में अपोस्ट्रोफी एस गलत इस्तेमाल किया गया है, जबकि नंबर 3 और नंबर 4 में ये करेक्ट है। नेक्स्ट मिस्टेक देखिए स्टूडेंट्स, यूजिंग इनफॉर्मल एब्रीविएशंस। हम मैसेजिंग करते हुए, हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए बहुत सी एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं जो हमने खुद बनाई होती हैं और जो इनफॉर्मल होती हैं। तो याद रखिए, ऐसे लिखते वक्त या कोई भी टेक्स्ट लिखते वक्त इन एब्रीविएशंस को इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर सेंटेंस 1 में देखिए BCZ, बिकॉज के लिए अगर BCZ इस्तेमाल कर देंगे तो ये हमारी इनफॉर्मल राइटिंग में तो यूज होता है, इनफॉर्मल मैसेजिंग में तो यूज होता है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में इस किस्म की एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं होती। सेंटेंस 2 में देखिए प्लीज़ के लिए हम PLZ इस्तेमाल करते हैं, या सेंटेंस नंबर 3 में देखिए एम्परसेंड का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम एंड की जगह इस्तेमाल करते हैं। ये भी फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे लिखते वक्त आपने एम्परसेंड भी इस्तेमाल नहीं करना। और एग्जाम्पल 4 में देखिए हम इस तरह से मैसेजिंग में यूज़ करते हैं यू, आर वगैरह। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, बल्कि ध्यान रखना है कि कहीं गलती से रवानी में आप इस किस्म की एब्रीविएशंस ऐसे में लिख कर ना आ जाएं। और आखिर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, स्टिक टू द टॉपिक। जो टॉपिक दिया गया हो पहले उस टॉपिक को समझिए और फिर उस टॉपिक से जुड़े रहिए। अपने पूरे ऐसे के दौरान आप जो कुछ कहते हैं, जो पैराग्राफ आप कंपोज करते हैं, वो गिवन टॉपिक से मुताल्लिक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा गया हो कोविड-19 इन पाकिस्तान और आप 4 सफ़ों में उसका जनरल तारुफ ही करवा रहे हों और फिर कहीं जाके आप पाकिस्तान पे पहुँचें। स्टूडेंट्स, वीडियो को बार बार देखिए और मिस्टेक्स को नोट कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए और ऐसे लिख कर चेक कीजिए कि कहीं आप भी इन मिस्टेक्स के मुर्तकिब तो नहीं होते। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।